गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कोलाइडो के अनुप्रयोग या कोलाइडो के उपयोग। इसी क्रम में हम आज का टॉपिक है हमारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिश्रण के घटकों को कैसे हम पृथक्कृत करेंगे। जैसे कई पदार्थों का मिश्रण हो तो हम उसे कैसे अलग अलग करेंगे। सामान्यतः अगर आपको एक मिक्सचर नमकीन दे दिया जाए जिसमें चूरा हो, मूंगफली के दाने हों या और सारी चीज़ें, तो आप उसे आसानी से निकाल कर अलग कर लेंगे। मूंगफली का दाना निकाल कर अलग कर देंगे। कह दिया जाए कि अगर आप अलग करिए तो आप मूंगफली का दाना नमकीन से निकाल लेंगे और कह देंगे ये अलग हो गया। तो ऐसे साधारण मिश्रण तो आप आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिक्विड नमक को अलग पानी से नमक को अलग करने के लिए कहा जाए, या दो तेल और पानी मिला दिया जाए, या दो लिक्विड मिला दिया जाए आपस से, उससे आपको अलग करने के लिए कहा जाए, कई कलर मिक्स कर दिए जाएं, उन कलर को अलग करने के लिए कहा जाए, तो ऐसे पृथक्करण के लिए हम ऐसे पृथक्करण को कैसे करेंगे, इसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है रंग वाले घटक। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। रंग वाले घटक मतलब जो हमारा नीला और काला रंग होता है, वो कई रंगों का मिश्रण होता है। उसमें से घटक को हम कैसे अलग करेंगे। मतलब रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना, उसे कैसे अलग करेंगे। तो उसे हम अलग करते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा। कैसे अलग करते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा। इस विधि का हम भी बाद में विस्तार में आपसे चर्चा करेंगे। अभी आप यही समझ लीजिए कि कैसे उनको पृथक करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया? रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। किस विधि द्वारा अलग करते हैं उसे? हाँ, वाष्पीकरण विधि द्वारा। तो इसी क्रम में आइए दूसरा मिक्सचर देखते हैं। हमारा दूसरा मिश्रण किस किस का है? दूध से क्रीम को पृथक करना। दूध से क्रीम को पृथक करना। दूध से क्रीम निकालने के लिए या दही से मक्खन निकालने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, कैसे उसे अलग करते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, अब केंद्रण विधि द्वारा जो है हम दूध से क्रीम को पृथक करते हैं या दही से मक्खन को अलग करते हैं। इसका भी हम बाद में विस्तार से आपको वर्णन करेंगे। अभी आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए कि किस विधि द्वारा, कैसे पदार्थों को किस विधि द्वारा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे अलग करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करना। दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करना मतलब दो लिक्विड आपके जो एक दूसरे में घुले ना, जैसे आपका जो है तेल पानी में नहीं घुलता है, तो उसे कैसे हम अलग करेंगे। तो आइए देखते हैं दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। हाँ, की पृथक्करण विधि द्वारा। किस विधि से उसे अलग करते हैं? की पृथक्करण विधि द्वारा। हाँ, पृथक्करण की विधि द्वारा या की पृथक्करण विधि द्वारा दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को हम पृथक कर सकते हैं। जैसे हमारा तेल जो होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, हम कह सकते हैं कि अघुलनशील होता है। तो हम तेल से पानी को अलग करने के लिए या पानी से तेल को अलग करने के लिए की पृथक्करण विधि या पृथक्करण की विधि द्वारा कर सकते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी क्रम में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। तो आइए देखते हैं इसे किस विधि से पृथक करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। आपको फर्स्ट लेसन में बताया गया था कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो किसी ठोस पदार्थ को तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं? नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने का काम करते हैं। किस विधि द्वारा करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक करना।
काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक करना। जो काली स्याही होती है वो कई रंगों का मिश्रण होती है। अब उसमें से अलग अलग रंगों को हम कैसे पृथक करेंगे, तो इस विधि का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। क्या है? क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। इस सारी विधियों का एक्सप्लेनेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा और आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप पूरी महसूस करेंगे। तो इसीलिए छोटे से वीडियो में इन विधियों को आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट विधि में हम सबका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक करना किस विधि द्वारा करते हैं? क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। तो इसी क्रम में आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। इसके पहले अभी कुछ देर पहले आप थर्ड पॉइंट में पढ़े थे कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। और हमारा 6 पॉइंट क्या है? दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। मतलब दो घुलनशील द्रव जो एक दूसरे में पूर्णतः आपस में क्या हो, मिल जाए, ऐसे द्रवों को हम किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? आइए देखते हैं ऐसे मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे। हाँ, आश्वन विधि द्वारा। आश्वन विधि द्वारा हम दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट हम कैसे पृथक करेंगे? तो आइए उस विधि को हम देखते हैं। क्रिस्टलीय विधि द्वारा। क्रिस्टलीय विधि द्वारा हम किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को पृथक कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने कहा था कि अभी कुछ देर बाद हम इसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में आपको आगे इसका विस्तार से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए इसी क्रम में हम देख लेते हैं। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। सबसे पहले आधा बीकर जल लेकर उसके मुख पर वाच ग्लास रख देते हैं। आधा बीकर जल लेकर उसके मुंह पर वाच ग्लास रख देते हैं। इस आधा बीकर जल लेकर उसके मुख पर वाच ग्लास रखते हैं। इस पर स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं। उस वाच ग्लास पर क्या करते हैं? स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं। फिर बीकर के जल की वाष्प बनती है। बीकर के जल की वाष्प बनती है जो वाच ग्लास को गर्म करती है। थोड़ी देर में वाच ग्लास से वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब वाच ग्लास पर वाष्पन बंद हो जाता है तो बीकर को गर्म करना बंद कर देते हैं। अब वाच ग्लास पर एक रंग शेष बचता है। स्याही के इस रंग और जल का मिश्रण होती है। स्याही इसी रंग और जल का मिश्रण होती है। जो स्याही होती है इसी रंग और जल का मिश्रण होती है। एक बार फिर से आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? आधा बीकर जल लेकर उसके मुख पर वाच ग्लास रखते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले आधा बीकर जल लेकर उसके मुख पर वाच ग्लास रखते हैं। इस पर स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं। बीकर के जल की वाष्प बनती है जो वाच ग्लास को गर्म करती है। थोड़ी देर में वाच ग्लास से वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब वाच ग्लास पर वाष्पन बंद हो जाता है तो बीकर को गर्म करना बंद कर देते हैं। वाच ग्लास पर एक रंग शेष बचता है। स्याही इसी रंग और जल का मिश्रण होती है। तो आइए इसे एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि वाच ग्लास, बीकर्स, ये सब हम कैसे अरेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे एक चित्र के माध्यम से। ध्यान से देखिए, ये चित्र भी आप बना लेंगे। ये हमारा वाच ग्लास है, ये हमारा बीकर हो गया जो जल है, जो सबसे पहले बताए थे कि आधा बीकर जल लेकर, ये हमारा बीकर है। ध्यान से देखिए, इसमें आधा बीकर आप क्या करेंगे? जल ले लेंगे जिसमें जल भरा हुआ है। ये हमारा क्या है? बीकर है और ये इसमें जल भरा हुआ है। फिर कहे थे आपसे कि इसके मुख पर, इसके ऊपर जो है क्या करेंगे? एक वाच ग्लास रख देंगे। ये है हमारा वाच ग्लास। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? वाच ग्लास। आप क्या करते थे? बीकर, ध्यान से देखिए, उसके इस पर, बीकर पर क्या करते थे? स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं। उस वाच ग्लास पर
जो वाच ग्लास, इस बीकर के ऊपर जो वाच ग्लास रखे हैं उस वाच ग्लास पर क्या करेंगे, स्याही की कुछ बूंदें डाल देंगे। फिर जल के बीकर की वाष्प बनती है। जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, जब यहाँ से स्प्रिट लैम्प को जलाएंगे और इसको गर्म करना प्रारंभ करेंगे तो बीकर का जल जो है यहाँ से वाष्पित होने लगेगा। तब बीकर के जल की वाष्प बनती है जो कि वाच ग्लास को गर्म कर देती है। जो यहाँ से वाष्प बनेगा वो क्या करेगा, इस वाच ग्लास को क्या करेगा, गर्म कर देगा। और थोड़ी देर बाद वाच ग्लास से वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब ये वाच ग्लास में, पहले तो ये बीकर गर्म होगा, यहाँ से वाष्प निकलेगा जो कि क्या करेगा, वाच ग्लास को गर्म करेगा। और जब वाच ग्लास गर्म हो जाता है तो जो इसमें रखे रंग होते हैं, जो स्याही के कलर होते हैं, उसका वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब वाष्पन बंद हो जाता है तो बीकर को गर्म करना हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जब स्याही से, जो कि वाच ग्लास से वाष्पन बंद हो जाता है तो हम बीकर को गर्म करना बंद कर देते हैं। और वाच ग्लास जो होता है इसमें इस रंग शेष बचता है। इस वाष्पीकरण के बाद इस वाच ग्लास में एक रंग शेष बचता है जो उस स्याही और लिक्विड, जो किसी लिक्विड में मिला रहता है। मतलब जो जिस रंग को का मिक्स किया जाता है, जो स्याही रहती है, जिस रंग का मिश्रण रहती है, वो कलर हमें वापस हमें मिल जाता है। वो उस मिश्रण से, वो इंक जो होती है, वो स्याही होती है, वो स्याही और जल के मिश्रण से क्या होती है, वो पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। तो आप रंग वाले जल डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करने का एक्सप्लेनेशन चित्र सहित अपनी कॉपी में, चित्र भी अच्छे से बना लेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी पूरा लिख लेंगे। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको चित्र के माध्यम से क्या बताया कि आधा बीकर जल लेकर उसके मुख पर वाच ग्लास रखते हैं। आधा बीकर जल लेकर उसके मुख पर वाच ग्लास रखते हैं। इस आधा बीकर जल लेंगे, उसके मुख पर क्या करेंगे, वाच ग्लास रख देंगे और इस वाच ग्लास में स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं। बीकर के जल की वाष्प बनती है। जब बीकर के जल को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, जो वाष्प वाच ग्लास को गर्म कर देती है। थोड़ी देर बाद वाच ग्लास भी गर्म होकर क्या करती है, वाष्पीकृत करती है। और थोड़ी देर बाद वाच ग्लास से वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब वाच ग्लास का वाष्पन बंद हो जाता है तो बीकर को गर्म करना भी बंद कर देते हैं। वाच ग्लास का पर एक रंग शेष बचता है जो स्याही, इस जल और रंग का मिश्रण होती है। आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।